नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मैराथन के रूप में हम करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तो दे नहीं रखे हैं, इसलिए हम उसको एक मैराथन के रूप में देख रहे हैं। टोटल 2 पार्ट में पूरे कोर्स के हम सारे आपको वन लाइनर करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी वीडियो का पहला पार्ट देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे बाकी बचे हुए सारे प्रश्न, और इसी के साथ हमारे साइंस के सभी प्रश्न जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव कंकाल को कितने भागों में जो है वो बांटा जा सकता है। तो 2 भाग होते हैं, एक होता है अक्षीय कंकाल और एक होता है अनुबंधी कंकाल। तो सबसे जरूरी क्या है, इसके अंदर क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। अक्षीय कंकाल में क्या आता है, तो इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुक दंड और छाती की जो अस्थियां हैं वो आता है अक्षीय कंकाल में। इसे हम एक्सियल स्केलेटन के नाम से जानते हैं। स्पेलिंग में मैं लिख देता हूं, कुछ लोग इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, AXIAL। और इसी प्रकार अगर अनुबंधी कंकाल की बात करें तो इसके अंतर्गत जो मेखलाएं हैं और हाथ पैरों की जो अस्थियां हैं वो आती हैं, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, और अनुबंधी को हम कहते हैं अपेंडिकुलर। APPENDICULAR। अगला प्रश्न है आपका, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी ऐच्छिक पेशियां और एक आपकी अनैच्छिक पेशियां। ऐच्छिक यानी कि जो आपकी इच्छा से चले, जैसे कि आप हाथ का मूवमेंट करते हैं। अनैच्छिक जैसे कि आपकी आंखों की पलकें होती हैं, वो अपने आप या एक अपने आप तो झपकती हैं, पर उसके अलावा अगर बात करें एक एग्जाम्पल की, तो जैसे कि हृदय का धड़कना, वो एक अनैच्छिक पेशी में आ रहा है, वो अपने आप जो है वो धड़कता है। अगला है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से। तो पहला प्रकार होता है आपका जिसे हम कहते हैं छेदक या कृंतक, जिसे हम इंसीजर कहते हैं, INCISOR। कार्य होता है इसका काटने का। दूसरा होता है आपका भेदक या रदनक, जिसे हम कैनाइन कहते हैं, जो कि फाड़ने के काम आते हैं या फाड़ने के दांत के रूप में बोला जाता है। तीसरा आपका होता है अग्र चवर्णक, जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं। और चौथा होता है आपका चवर्णक, जिसे हम मोलर कहते हैं। और जो चवर्णक है ये चबाने के दांत के रूप में जो है वो काम आते हैं। आपके कोर्स में ये चारों नाम भी हैं, अंदर डिटेल में है, इसलिए आपको एकदम पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का नाम बताइए। तो आप क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, विटामिन पाई जाती है, खनिज पाए जाते हैं और रफेज जो है वो पाए जाते हैं। अगला यहीं पर पूछ लिया गया, रफेज किसे कहते हैं। कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज सब जानते हैं, पर रफेज नहीं जानते हैं। तो छिलके वाले अनाज या सब्जी जो होते हैं उनमें सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, उसी को रफेज कहते हैं। समझ गए आप। छिलके वाले अनाज या सब्जियों में जो सेलुलोज, ये सेल्यून्यू लिखा है, सेन्यू नहीं होता, सेल्यू होता है, आदि ला आएगा आपको यहाँ पर। सेलुलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं, उसी को रफेज कहते हैं। विटामिन को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। विटामिन को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक तो विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के। एक चीज मैं यहाँ पर और बता देता हूँ कि जो आपका पेपर फर्स्ट है और सेकंड है, उसका कंप्लीट कोर्स हम 8 वीडियो में जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके स्टार्टिंग के 4 वीडियो अभी तक हम देख चुके हैं। उसके बाद हम ये साइंस देखने लगे हैं, उनको भी हम कंटिन्यू बीच में कर देंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सभी सब्जेक्ट आपका बराबर से चलता है, इसीलिए मैंने इसको बीच में जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो जो 8 वीडियो में पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं, उसका 5वां पार्ट जो है जल्दी आपको देखने को मिलेगा। टाइमिंग आप सभी को पता है, दोपहर के 3 बजे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की टाइमिंग है। अगला देखते हैं प्रश्न, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। तो वो दूध जो है आपका सही हो जाएगा। और एक टाइमिंग शाम के 8 बजे है, इसमें डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की संयुक्त रूप से इंग्लिश चल रही थी, जो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। तो जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है उसी को हम शरीर वर्धक भोजन के रूप में जानते हैं। अगला है प्रश्न कि मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो आप क्या कहेंगे, 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। सोच लीजिए कितनी अधिक पानी की आवश्यकता होती है एक दिन की बात करें। और आप लोग क्या है, 1 गिलास 2 गिलास, बहुत लोग कम पानी पीते हैं, ज्यादा पानी पिया कीजिए, और वो भी उसकी एक लिमिट है उसी में। अगला कह रहा है कि कुपोषण क्या है। तो अपर्याप्त भोजन या अपर्याप्त पोषण जो है उसका कारण बन जाता है, इससे उत्पन्न स्थिति को ही कुपोषण जो है वो कहते हैं। अगला है कि घेंगा नामक रोग किसकी कमी से होता है। आप सभी जानते हैं, आयोडीन, बहुत से ऐड भी आते हैं टीवी में। अगला है, भोजन के परिरक्षण की कौन कौन सी
विधियां होती हैं। परिरक्षण मतलब क्या है, उसको सुरक्षित लंबे समय तक अगर आपको भोजन को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो सबसे पहला है अंतराल से उबालना और ठंडा करना। दूसरा होता है सुखाना, जैसे अचार नहीं होता, सुखा के रख लिया जाता है लंबे टाइम के लिए। इसी प्रकार ठंडा करना, बहुत सी चीजें आप लेके आते हैं फ्रिज में रख देते हैं ठंडा करने के लिए। देखिए सुखाने को ही दूसरे तरीके से भी लिख दिया गया है, अचार तैयार करना, क्योंकि सुखाने में तो और भी बहुत चीजें आती हैं। बहुत लोग मिर्चा सुखा लेते हैं। इसी प्रकार रसायनों द्वारा भी आप ये यानी कि परिरक्षण का कार्य कर सकते हैं। और इसी प्रकार डिब्बा बंदी करके भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये नाम यानी कि पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम जो है वो बताइए। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि हैजा हो गया, टीबी हो गया, खसरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, पेचिस है, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकुर खांसी और टिटनेस। तो ये सभी संक्रामक रोग हैं। संक्रामक रोग होता क्या है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे कि संक्रामक रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारक, रोगाणु जैसे कि आपका प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, या जीवाणु हो गया, या वायरस हो गया आदि के कारण जो है वो होता है। और जो संक्रामक रोग होता है उसमें एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। ये इसकी मेन पॉइंट है। और इसमें तो आपके जो उदाहरण है वो तो आपको पता ही होने चाहिए कौन कौन से रोग जो है वो आते हैं। अगला है शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है। तो खराब भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। अगला देखिए वही पूछ लिया गया, मैंने अभी आपको संक्रामक रोग बता दिया। मैं थोड़ा सा जो एक्सप्लेनेशन साथ में किसी भी प्रश्न का दे रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है उससे भी प्रश्न। तो संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो पहुंच जाता है। ये भी अच्छी डेफिनेशन है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। अगला कह रहा है संचारी रोग। अब देखिए संक्रामक रोग और संचारी रोग में यहाँ से आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा कि वह सभी रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं और ये रोग जो है एक दूसरे मनुष्य तथा छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें हम संचारी रोग कहते हैं। तो ये होता है ना जब एक साथ प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं तब आपको उनमें डिफरेंस जो है वो समझ में आता है। अगला कि संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक सांसर्गिक रोग, एक होता है संचारी रोग। तो जो ऊपर अभी हमने संचारी रोग देखा वो इसी के प्रकार में आता है, इस चीज को भी आप ध्यान से समझिए। अगला देखते हैं परमाणु का आवेश क्या होता है। तो परमाणु का आवेश शून्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सब समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य सभी लोग कर दीजिएगा। देखते हैं प्रश्न आपका, परमाणु संख्या जो है वो क्या है। तो वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटीन जो प्रोटॉन है उनकी संख्या को जो है वो बतलाती है। और ये संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी जो है वो हो सकती है। इसे हम प्रोटॉन संख्या के नाम से जो है वो भी जानते हैं। ये होता है आपका परमाणु संख्या। अगला पूछा गया परमाणु भार किसे कहते हैं, इसे ज्ञात करने का सूत्र। तो आजकल इसे हम आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान भी जो है वो कहते हैं। परमाणु भार का सूत्र होता है तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार बटे C12 परमाणु का भार बटे 12। तो इस प्रकार से आपका सूत्र पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है। तो परमाणु के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक या C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.6633 गुणे 10⁻27 किलोग्राम के जो है वो तुल्य है। तो ये परमाणु द्रव्यमान संख्या के तहत जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, संयोजकता किसे कहते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, उस तत्व की संयोजकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। किसी भी तत्व के परमाणु में जो बाह्य कोष होता है, कक्षा आप उसको कह सकते हैं, जो बाह्य कक्षा होती है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अगला है यौगिक किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके जब एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। या ये भी आप देखते हैं तत्व भी आपसे पूछ लिया जाता है तो उसके संबंध में आप लिख सकते हैं कि रासायनिक तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के जो परमाणु होते हैं उनसे जो है वो बने होते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, यौगिक हो गया आपका। मिश्रण किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ जब अनिश्चित अनुपात में, दोनों के अंतर को समझिए,
जब यौगिक पूछा गया तो यहाँ पर निश्चित अनुपात था, मिश्रण पूछा गया तब आपका अनिश्चित अनुपात हो गया। यौगिक और मिश्रण में अंतर भी पूछा जाता है तो सबसे मेन पॉइंट आप यही जो है वो लिखेंगे, मिलाकर मिश्रण बनाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं जैसे कि सिरका हो गया, पीतल हो गया, तो ये भी एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। ऐसा ये भी प्रश्न एक पूछा जाता है जैसे कि पीतल है तो किसका किसका मिश्रण है, यानी कि किससे किससे मिलकर बना हुआ है। अगला कह रहा है कि प्रतीक क्या है, तो किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, प्रतीक कहलाता है। किसी भी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना, जैसे अगर आप देखते हैं क्लोरीन पूरा आपका एक शब्द है तो हम उसे किस प्रकार से Cl लिख देते हैं, तो क्या हुआ, कम से कम शब्दों में ही तो हमने इसे व्यक्त कर दिया, तो ये भी आपका एक प्रतीक चिन्ह तो हो गया। अगला है कि पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाम ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत जो है आपका MCQ से प्रश्न पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले नाम पढ़ लेते हैं। तीव्र और मंद परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, नियंत्रित तथा अनियंत्रित परिवर्तन और कृत्रिम परिवर्तन। इन सबके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कौन क्या होता है। MCQ के जो मैंने बताया वहां से प्रश्न ये पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, और ऑप्शन में ऐसे दिया जाएगा प्रत्यावर्तित परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, मंद परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो आपको छांटना होता है। ये एक MCQ में जो है वो पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और नाम जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो सभी नाम आपको लिखने पड़े। अगला देखते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तन किस कारण होता है, तो परिवर्तन जो है वो एक दूसरे के संपर्क के कारण होता है। अगला है ज्वालामुखी का फूटना, तो आप सभी जानते हैं प्राकृतिक परिवर्तन है। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन क्या होता है, तो निश्चित और निश्चित समय जो है उस पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं, और जिनका समय निश्चित नहीं होता वो अनियमित। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, नाम ध्यान रखिए, हाइड्रेसिड अम्ल, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल, ये आपके अम्ल के जो है वो प्रकार होते हैं। अगला है पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है, तो पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य जब बाह्य दूषित वस्तुएं आसपास के परिवेश को दूषित कर देती हैं तो उन्हें हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। देखिए ये सारी डेफिनेशन सिंपल सी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, पर क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं आप तो आपको लिखने में समझ में आता है कि कौन से वर्ड यूज करें, इसलिए आप एक बार पढ़ के अवश्य जाइए। बाकी आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रदूषण जो है जो पर्यावरण होता है उसमें दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक जो संतुलन होता है उसके कारण जो है वो उत्पन्न होता है। ये सारी चीजें आप अपने आप से लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने का कोई कारण, तो यातायात के साधन आपका होता है। और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। अगला है जल प्रदूषण का कोई एक कारण जो है वो लिखिए, तो जैसे कि नालियों से निकलने वाला कूड़ा, कचरा, या कह सकते हैं डिटर्जेंट, ये सारी चीजें। अगला देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, तो प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ध्यान रखिए, बाकी तो आप प्राकृतिक आपदा जानते हैं, भूकंप, सुनामी, बादल फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा पड़ना आदि सभी प्राकृतिक आपदाओं में आता है। अब यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं सन 2015 के, तो अब हम सभी प्रश्न किसके देखेंगे, प्रीवियस ईयर के। पहले 15 के देखेंगे, फिर 2016, फिर 2017, 18, 19, सबसे लेटेस्ट तक जाएंगे जब जब पेपर आपका हो चुका है सब देखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कुंड जो है वो काटता है, तो आपका आयताकार आकार जो है वो हो जाएगा। आपके कोर्स में सब हैं, जैसे कि आपका पटेला है, हैरो है, ये सब आपके कोर्स में है। सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये तो मैं आपको दोबारा से फिर से जो है वो रिवीजन करा रहा हूँ। मैं आप सभी को बता दूं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पास रिवीजन, वन लाइनर, MCQ, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आपको प्लेलिस्ट में सभी लिंक मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम में भी लिंक मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको फिर भी ना मिले कमेंट कीजिएगा, या फेसबुक पर भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं। प्रश्न देखते हैं अगला, ईंधन को परिभाषित कीजिए, तो ईंधन ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी तीन अवस्थाएं हैं, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण देखिए 2015 में इसकी रिएक्शन पूछ ली गई थी। तो 6CO2 + 12 H2O मिलकर क्या बनाता है, 6C6H12O6 + 6H6 + 6O2। और जो आपका एरो बना हुआ है इस पर बहुत सी जगह आप देखेंगे लिखा रहता है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सारी चीजें
तो वो भी आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अगला प्रश्न है, जांघ की अस्थि का नाम क्या है? तो फीमर जो है वो जांघ की अस्थि का नाम होता है। और एक प्रश्न सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछा जाता है, वो क्या, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ है? तो हमारी जांघों में होती है, जिसका नाम क्या होता है? फीमर। एक प्रश्न ये आपका जी के लेवल पर भी पूछा जाता है। और इसी के विपरीत अगर आपसे सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो हमारे कान की होती है, जिसे हम स्टेपीज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्टेपीज के नाम से। ये कहाँ होती है? तो हमारे कान की जो है वो होती है। अगला प्रश्न कह रहा है 4Na प्लस O2 मिलकर क्या बनाएंगे? समीकरण को पूरा कीजिए। 2015 में इस टाइप से पूछा गया था। तो आप क्या देखेंगे, ये 4Na है, यहाँ पर 2O2 है, तो यहाँ पर 2Na2 प्लस O बनेगा। अब देखिए कैसे Na को आप इक्वल करेंगे, इस दो को यहाँ से गुणा करेंगे तो Na जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। और यहाँ पर O है जो ऑलरेडी 2 के मल्टीप्लाई में, यानी कि O जो है ऑक्सीजन आपका 2 है। अब यहाँ देख लीजिए 4Na है, 4Na है, रिएक्शन बैलेंस, O2 2 है, यहाँ पर भी है, तो रिएक्शन बैलेंस, तो यही आपका 2Na2O जो है आपका हो जाएगा। अगला है, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को जो है वो लिखिए। यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे कि आपका X लिखा गया है, तो जो आपका ऊपर साइड लिखा जाता है हमेशा, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु भार। और परमाणु भार को ये हम एक और नाम से जानते हैं, वो है परमाणु द्रव्यमान। तो ऊपर जैसे इसको M से प्रदर्शित किया गया है, तो आप इसे ऊपर लिखेंगे। परमाणु संख्या जो है, इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है परमाणु क्रमांक, तो इसे हम लिखते हैं नीचे, यहाँ पर लिखते हैं, इसमें साइड में लिख दिया गया, एक ही साइड में। अधिकतर जगह आप देखेंगे ये विकर्णों पर लिखा रहता है। और जो तत्व है वो आपका ये X ऑलरेडी दे रखा है। इस प्रकार से परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, तत्व जो है उसको प्रदर्शित आप करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए रिएक्शन भी आपसे 2016 2015 में भी पूछी गई, 2016 में भी पूछी गई। प्रीवियस ईयर देखने का यही मेन बेनिफिट होता है, आपको पता चलता है कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उसी अनुसार आप अपनी तैयारी भी करेंगे। अब रिएक्शन पूछी जा रही तो आपको जो मेन मेन रिएक्शन है उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, जो कि होता है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है आपका HCl। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो आपका क्या बनेगा? ये जो Na है ये मिलेगा HCl से, तो आपका बनेगा NaCl। और आपका यहाँ पर देखिए Na अलग हो गया, बचा क्या? एक H बचा और एक O बचा, और इधर केवल एक H बचा, तो यहाँ वाला एक H, इधर वाला एक H मिलकर 2H2 बना देगा। और O था ही पहले, तो H2O बना दिया, तो H2O अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आप चेक करते हैं कि आपने जो बनाया है उसमें दोनों साइड सारी चीजें इक्वल हैं या नहीं, क्योंकि आपकी रिएक्शन भी जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न तीव्र परिवर्तन को लेकर पूछा गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि परिवर्तन से एक प्रश्न आपके एग्जाम्पल से भी पूछे जाते हैं, इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं। तो तेज गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, माचिस की तीली का जलना हो गया, रसोई गैस का जलना हो गया, गुब्बारे का फूलना हो गया या फटना हो गया। तो जैसे गुब्बारे का फूलता है, उसके बाद अचानक से फट जाता है, तो उसमें से हवा अचानक से निकल जाती है, परिवर्तन कैसा है? तीव्र परिवर्तन है। आप आसानी से समझ रहे हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, वाष्पन किसे कहते हैं? तो जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है, और यही क्रिया वाष्पन कहलाती है। और क्या होता है? वही वाष्प फिर से जल की बूंदों के रूप में जमीन में आता है, तो वो वर्षा कहलाता है। आसानी से लिख सकते हैं, 2016 में पूछा गया था। फिर 2016 में आपसे पूछा गया कि चाल किसे कहते हैं? मात्रक भी लिखिए। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। जिसको नहीं याद होगा, सूत्र पता है चाल का क्या होता है? दूरी बटे समय होता है आप कहेंगे बिल्कुल। अब दूरी आपकी किस में होती है? मीटर में होती है। और सब जो बटे में आता है वो समय आता है ना, दूरी बटे समय लिखा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय किस में होता है? आप कहेंगे सेकंड में होता है। तो मीटर प्रति सेकंड यहीं से बनता है। मात्रक एक्चुअल में उसके फॉर्मूले से ही बनता है, रटने की आवश्यकता नहीं है, समझना जरूरी है। अगला कह रहा है फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? 2019 में भी पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया, 2 बार पूछा गया। समझ लेते हैं कि किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट ना होने पाए, उसे हम फसल चक्रण जो है वो कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है कि एक
फसल के बाद दूसरी फसल लेने की क्रिया जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट जो है वो ना होने पाए, उसे हम कहते हैं फसल चक्रण। जैसे कि या अर्थात यहाँ पर करके भी लिखा है कि भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों को इस क्रम से बोया जाए, ये जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी अच्छी मिले। इस प्रकार की अदला बदली क्या कहलाती है? फसल चक्रण कहलाती है। आसान सा प्रश्न था। अगला है तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई दो उदाहरण लिखिए। मैंने क्या कहा था, उत्तोलक से आपका 100% क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, भले वो बहुविकल्पी में पूछा जाए या कहीं पूछा जाए। आप उत्तोलक बालाजी स्टडी अड्डा यूट्यूब पे सर्च करके उत्तोलक वाली वो वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने ट्रिक से बताई है किसमें कौन किसके बीच में होता है, तो वो आपको हेल्प करेगी। तो चिमटा, चाकू, ये सब आपके तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आ जाएंगे। अगला है सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिरका को हम कहते हैं एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। अगला प्रश्न देखते हैं, मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। देखिए 2016 के आपके क्वेश्चन खत्म हो गए, 2016 के सेकंड यानी कि द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है। तो यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। इतना सिंपल सा कार्य इसका याद रख सकते हैं आप। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर। तो नवीकरणीय संपदा वह भविष्य में समाप्त नहीं होगी, जैसे कि आपका सूर्य, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, जबकि अनवीकरणीय संपदा भविष्य में समाप्त हो जाएगी, जैसे कि कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। एग्जाम्पल भी आप जरूर लिख दीजिएगा। अगला है वसा में घुलनशील दो विटामिन के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से ना याद रखिए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। कीड़ा याद रखिए, KEDA विटामिन, ये चार हैं। देखिए इसी का सीरियल आगे पीछे आप करेंगे तो कीड़ा वर्ड बन जाएगा। तो वसा में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? ये चार विटामिन जो है वो हैं। और इसी के अपोजिट आपसे पूछा जाए कि वसा में घुलनशील दो विटामिन कौन से नहीं है, तो आप कहेंगे इनको छोड़कर जो दो बचे आपके, एक तो बी वाला और एक सी वाला, वो आपके नहीं है। अगला देखते हैं, टीकाकरण क्या है? तो उपयुक्त समय पर रोगजनक की थोड़ी सी मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के जो रोग हैं उनके विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का विकास हो जाता है। मेन पॉइंट क्या है? प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में विकसित हो जाती है। इसी से रोग का उपचार टीकाकरण जो है वो कहलाता है, ताकि वो रोग अगर हो तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता हो तो उससे लड़के जो है आपका रोग जो है वो समाप्त हो जाए। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर और दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं? तो 5 प्रकार की, उत्तोलक, पेंच, झुका, कल, घिरनी, पहिया और धुरी। इस प्रकार से 5 जो है आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे 2016 के द्वितीय बार के पेपर समाप्त के प्रश्न समाप्त हुए। 2017 के प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह तो आपका बुध ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, ये आपका जो सीरियल है उसको भी ध्यान रखिएगा, अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या। अब इस प्रश्न में क्या है, आपको अलग अलग आंसर देखने को मिलते हैं। कहीं पर आप देखेंगे तो 29 हड्डियां ही लिखा देखने को मिलता है, कहीं पर 28, कहीं पर 22। तो अलग अलग जगह अलग अलग जो है वो इसमें चलता है। परंतु अगर आप देखेंगे 29 हड्डियों का यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसके डिवीजन के आधार पर, तो आपकी 8 जो हड्डियां होती है वो मस्तिष्क के चारों ओर, मस्तिष्क खोल जो होता है, ब्रेन केस जिसे हम कहते हैं, अर्थात जो कपाल होता है वो बनाने का कार्य करती है। कितनी? 8। उसके बाद आपकी 15 हड्डियां हमारे चेहरे का जो कंकाल है वो बनाने का कार्य करती हैं, और 6 जो है वो जो मध्य कर्ण होते हैं उसमें कर्ण अस्थियां यानी कि ईयर बोन्स होती हैं, उसको सुनने में सहायक होती हैं। अब यही 15 आपको कहीं कहीं 14 देखने को मिलता है, तो उसके कारण ये आपका 28 भी देखने को मिलता है। और कहीं कहीं यही आंसर 22 दे रखा होता है, तो वो केवल और केवल माथे की हड्डियां होती हैं। तो 22 केवल माथे में होती हैं, जिसमें आपका 14 + 8 करके डिवीजन होता है। ये 15 + 8 भी देखने को आपको मिलता है, और 8 जो है आपके कपाल में होती हैं। तो आप अपने अनुसार ऑप्शन में जैसे पूछा जाए लिख लीजिएगा। बाकी अगर 1 लाइन में पूछा गया तो आप 29 लिख सकते हैं। मैंने सारी आपको जो जो टाइप से होता है वो बता दिया। मेन आपका ये पॉइंट है ना कि एग्जामिनर क्या सही मानता है, आपके अनुसार क्या होना चाहिए इसका आंसर, आप भी लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य है वो बताइएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, कीटों में वर्ज्य पदार्थ जो है उनका निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो मैलपीगियन निसर्ग नलिकाएं जो है वो मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां जो है वो होती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न। देखिए 2017 में पूछा गया था कि किसी एक अम्ल और एक क्षार जो है उसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो अम्ल में आपका HNO3 जैसे कि नाइट्रिक अम्ल हो गया, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सब आपके अम्ल हैं। क्षार में जैसे कि आपका NaOH यानी कि सोडियम है, और OH का मतलब है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसी प्रकार KOH, NH4OH, MgOH, ये सब आपके MgOH का होल ट्वाइस, जिसमें से आपको एक एक लिखना था तो आप कोई भी याद रख सकते हैं, प्रश्न में आप पाए तो आप लिख लीजिएगा। अगला देखते हैं Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है। तो लोहा है मतलब Fe की संयोजकता यहाँ पर पूछी गई है, तो +3 जो है आपकी होगी। अगला ऊर्जा के संरक्षण संचरण नहीं संचरण ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है। तो किसके द्वारा? संवहन के द्वारा होता है। तो जो आपका संवहन होता है, ये आपका जो उष्मा का स्थानांतरण होता है ना एक स्थान से दूसरे स्थान, या जो संचरण होता है, उसी की आपकी विधि होती है। तो ऊर्जा के संचरण आपको आप जो उष्मा है उसका स्थानांतरण भी कह सकते हैं, दोनों एक ही आपकी चीज है। इसमें एक्चुअल में आपका ऊष्मा का लेन देन होता है, अगर आप साधारण सी भाषा में से आप कहें। तो देखते हैं फिर अपना अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो आपकी स्थितिज ऊर्जा जिसका सूत्र होता है mgh, गतिज ऊर्जा जिसका सूत्र होता है ½ mv²। सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताई थी। m आपका द्रव्यमान होता है, v आपका वेग होता है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप सारी वैल्यू पुट करके कर लीजिएगा। और ये प्रश्न जो है आपका कब पूछा गया था? 2019 में सबसे लेटेस्ट में पूछा गया था, 2019 का प्रथम बार का पेपर में। इससे पहले 2017 के आपके चल रहे थे। 2017 के बाद डायरेक्ट 2019 इसलिए क्योंकि 2018 में आपका पेपर नहीं हुआ था, एक सत्र आपका बीच में शून्य कर दिया गया था। अगला है मेंडलीव जो है उसकी आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं। संशोधित आवर्त सारणी में 7 आवर्त, ये जो रा लगा ये ता पर लगता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 7 आवर्त और 9 वर्ग समूह जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न है मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो ये जो है प्रोटीन की कमी से होता है। माँ का दूध ना पीना या भोजन उचित मात्रा में ग्रहण ना करने भी आपका मेरेस्मस रोग के कारण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका एक और रोग है क्वाशरकोर रोग, वो भी पूछा जाता है, तो उसमें भी आप लिखेंगे प्रोटीन और जो अन्य पोषक तत्व हैं उसकी कमी के कारण ही जो है वो रोग होता है। और मेरेस्मस रोग और जो आपका क्वाशरकोर रोग है, एक में शरीर आपका जो है वो फूल जाता है, एक में काफी सूख जाता है, पिचक जाता है, इतना ही दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें से जो आपका मेरेस्मस रोग है इसी को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र। 2019 में सबसे लेटेस्ट में पूछा गया था। तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है आपका Na2CO3 या NaOH, दोनों ही आप कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर तो दो लिख दिए हैं, पर आपका अगर इनमें से एक आपको लिखना हो तो आपको NaOH लिखना चाहिए, क्योंकि कास्टिक सोडा जो है वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसी को हम NaOH कहते हैं। Na2CO3 की बात करें तो ये होता है फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, और इसी के और नाम है Na2CO3 के कौन कौन से। इसी को हम कहते हैं धावन सोडा या कह सकते हैं धोने का सोडा। धावन सोडा या धोने का सोडा, इस प्रकार से आपको पूछा जाता है। और ये जल की कठोरता दूर करने में भी इसका यूज जो है वो किया जाता है Na2CO3 का। दूसरा है खाने वाले सोडे का। तो खाने वाले सोडा जो है इसका सूत्र होता है NaSCO3। इसका आपका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रकार से जो H लगा होता है इसको हम बाई पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो इसे हम कहते हैं खाने का सोडा, मीठा सोडा के नाम से भी इसे जानते हैं, ये इसके नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी एक कीटनाशक पदार्थ का जो है वो नाम बताइए। तो जैसे कि DDT हो गया, आपका BSC हो गया, मेलाथीन हो गया, कोई एक पूछा था, कोई आप लिख सकते हैं। अच्छा, वैसे और थोड़ा सा इंप्रेशन जमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि केवल एक कीटनाशक DDT लिख रहे हैं तो इसकी फुल फॉर्म भी लिख दीजिए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये DDT की फुल फॉर्म होती है। अगला है विटामिन डी का रासायनिक नाम, इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। तो फेल्सीफॉरॉल, ये आपका यही वाला मैंने शायद प्रश्न भी पूछा था, इस प्रकार से पूछा था, रिकेट्स या सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। और मैंने कहा था अगले वाले पार्ट में मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो आप क्या कहेंगे? विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम फेल्सीफेरॉल होता है। विटामिन के जो रासायनिक नाम है इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूँ, जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। एक ही लाइन में आपको सारी जो यहाँ पर रासायनिक नाम है सभी विटामिन के वो याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखिए। तो इसका सूत्र होता है NaSCO3। यही प्रश्न शायद ऊपर भी पूछा गया था कि खाने का सोडा NaSCO3 है, इसी को हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम। मैंने आपको बताया था जब वसा में घुलनशील पूछे तो कीड़ा याद रखिएगा, KEDA, ये 4 विटामिन होते हैं जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो आपका B और C, यानी कि जो बच्चे हैं
वो आपके जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। तो ये आपके सारे विटामिन होते हैं। अगला वाला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ये 2 प्रश्न आपके शेष और रह गए हैं। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कराई, तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। आप ही के लिए सारी यहाँ पर मेहनत की जा रही है, तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। बात करते हैं प्रश्न की। कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो आप क्या कहेंगे? त्वचा है, वृक्क है, यकृत है, फेफड़े हैं, आंत है, ये सभी आपके उत्सर्जी अंगों के नाम कशेरुकी प्राणियों के हो जाएंगे। और अगला इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई भी लिखिए। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। जैसे कि ये कोई आपकी वस्तु रखी है, आप इधर से इस पर बल लगा रहे हैं, तो किसी वस्तु पर क्या लिखा है? बल लगाकर। बल लगा रहे हैं इस पे, तो क्या होगा? बल जिस दिशा में लगा रहे हैं उस दिशा में ये विस्थापित हो जाएगी वस्तु। पहले यहाँ थी, अब खिसक कर यहाँ आ जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है? जल नहीं, जूल होती है। इसकी इकाई जूल होती है। अब जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न हमारे सारे समाप्त हो गए हैं। तो जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? ये आपके लिए आंसर है, यानी प्रश्न है। इसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि कौन सी ऊर्जा जो है एकत्रित हो जाती है। मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। या तो आपका गतिज ऊर्जा होगा, या तो आपका स्थितिज ऊर्जा होगा, या तो आपका यांत्रिक ऊर्जा होगा। 3 ऑप्शन मैंने बहुत दे दिए, इसी में से बताइएगा कि कौन सा जो है वो होगा। चलिए मैं ऑप्शन के तौर पर भी लिख देता हूँ। ए आपका गतिज ऊर्जा, बी आपका स्थितिज ऊर्जा, और सी आपका यांत्रिक ऊर्जा। और चौथा वाला डी वाला ऑप्शन जो आपका कमेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई ना हो, ये तो मैंने आपको हेल्प के लिए दे दिया है। या ये कह सकते हैं इसको फोर्थ ऑप्शन में योर आंसर, यानी अगर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई आपका आंसर नहीं, इन कुछ ऑप्शन के अलावा कोई आपका आंसर है, तो आप डी वाले ऑप्शन के तहत अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज के सारे प्रश्न समाप्त हुए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।